हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर वैसे तो आप बीपीएससी की परीक्षा से रिलेटेड जो भी सीरीज़ होते हैं उसको सॉल्व करते हो या इससे रिलेटेड ही पढ़ाई करते हो। हालांकि कुछ समय के लिए यानी कि अभी जो 25 मई को आईएएस की परीक्षा है उसको देखते हुए मैंने 10 दिनों के लिए दृष्टि की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ आप सबके लिए लेकर के आई हूँ और इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक ही क्वेश्चन से कई सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं और जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हों। तो इसके पहले हम एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री ये सब देख चुके हैं। इसके अलावा हमने इकोलॉजी के भी क्वेश्चंस देख लिए हैं। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णाचारी या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के जीरादेई में होता। बिहार के जीरादेई में कब? 3 दिसंबर को 1884 और 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान की मांग करने हेतु सत्र का बहिष्कार कर दिया था। परिणाम स्वरूप केवल 211 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। अच्छा, पाकिस्तान का नाम किसने सुझाया था? तो ये थे रहमत अली चौधरी। इसके बाद संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए। कथन 2 कहता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई गई थी। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और दूसरा कथन पहले की व्याख्या करता है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 2 पहले की व्याख्या नहीं है, या फिर कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो तीसरा वाला राइट आंसर है, यानी कथन पहला सही है जबकि दूसरा कथन गलत है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन 1949 में भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था और आगे चल करके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में औपचारिक रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत की थी। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसका उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करना है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखो, इसमें भी पंथनिरपेक्ष है, तो ये तो दोनों वैसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से दूसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग ही नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती।
संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव भी रखती है जैसा कि उसका अन्य कोई भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा था कि प्रस्तावना का सामान्यतः कोई विधिक प्रभाव नहीं है, परंतु संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए संविधान की सहायता ली जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, यानी शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर विश्वास की स्वतंत्रता। तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, ये सारी तो आपको स्वतंत्रता है, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, यानी कि प्रदर्शित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या फिर मूल कर्तव्य में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी उद्देशिका में। संविधान की उद्देशिका में उन आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंतर्गत रखा है? अनुच्छेद 15, 16, 19 या फिर 21? तो अभिव्यक्ति की निजता की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन ये भी है कि किसी को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो 21 के ही तहत है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि आर्टिकल कितने हैं यानी कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो पहले ये 395 थे। अब इसमें सब आर्टिकल्स ऐड होते होते ये वर्तमान में 448 हो गया है। नेक्स्ट है, इसके अलावा स्वतंत्रता का अगर बोलें, स्वतंत्रता का अनुच्छेद किसमें है? तो 19 से 22 तक में है। नेक्स्ट, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, विधि की निष्पक्ष प्रत्युक्ति या विधि की समक्ष समता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य प्रशासनिक और कानूनी कार्यवाही में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय लेना सुनिश्चित करना है। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, मूल यानी पर्याप्त और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता। मूल यानी पर्याप्त निष्पक्षता का तात्पर्य उस आवश्यकता से है जिससे प्रशासनिक निर्णय वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित हो और निर्णय लेने से पहले यानी डिसीजन लेने से पहले सभी प्रासंगिक कारणों पर विचार करें। और दूसरी ओर प्रक्रियात्मक निष्पक्षता क्या बताती है? इस आवश्यकता को संदर्भित करती है कि पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रियाओं का उपयोग करके ही प्रशासनिक निर्णय लिए जाने चाहिए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सुने जाने का सिद्धांत, इस सिद्धांत का अर्थ क्या है कि किसी भी व्यक्ति को उनके हितों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने वाला निर्णय लेने से पहले सभी प्रासंगिक सबूतों और तर्कों पर विचार करे। नेक्स्ट, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध, अनुच्छेद 17 एवं भाग 14 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता, या अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रताएं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित होते हैं, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? मानव देह व्यापार,
मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेकारी का निषेध, अस्पष्टता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पहला और चौथा, यानी ऑप्शन सी। ये क्या है? आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत है। अस्पष्टता का उन्मूलन आर्टिकल 17, ठीक है। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किसमें है? आर्टिकल 29 में है, कुछ हद तक 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, यानी कानूनी प्रक्रिया है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो ना ही पहला सही है ना ही दूसरा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मूल कर्तव्य, थोड़ा सा मूल कर्तव्य के बारे में भी देख लेते हैं। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। पहले 10 थी, बाद में 11 हो गई। कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जिसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के माता पिता को या फिर उनके संरक्षक को, जैसा कि जो भी हो इनमें से, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। ये बात ऐड की गई थी। तो फिर अब वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। अब ये थोड़ा शॉर्ट में हम देख लेते हैं मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला तो है संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों का, उसके संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करेंगे। फिर है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श होंगे उनको अपने दिल में संजो के रखेंगे। फिर है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, आह्वान किए जाने पर यानी बुलाए जाने पर क्या करेंगे? राष्ट्र की सेवा करेंगे। भारत के सभी लोग आपस में मिलजुल कर के रहेंगे, भातृ भावना से रहेंगे, और सामाजिक जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा को समझेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान देंगे, वन, झील, नदी, इन सब की रक्षा करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे। और 11वां क्या था कि जो कि 86वां संशोधन भी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3) में स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, न कि व्यक्तिगत रूप से, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत में जो संसदीय प्रणाली की सरकार है उसका मॉडल ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर संसदीय मॉडल में मंत्रिपरिषद संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, संघ की सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। भारत की संसद के प्राधिकरण यानी ऑथराइजेशन के बिना कोई भी धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी डिसबर्समेंट्स यानी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें से केवल ऑप्शन 2 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति? तो प्राक्कलन समिति। उपयुक्त समितियों में से प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22, याचिका समिति में दोनों सदनों की समितियों के सदस्यों को कुल मिलाकर 25 सदस्य
होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। वर्ष 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति का गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत किया गया था। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों का चयन प्रतिवर्ष संसद द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तांतरीय मत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 1964 में वी कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर सरकारी उपक्रम समिति का पहली बार गठन किया गया था। मूलतः इसमें 15 सदस्य थे, किंतु 1974 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई थी, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से होते हैं। याचिका समिति विधेयकों पर सार्वजनिक महत्व के मामलों पर दायर याचिकाओं एवं आवेदनों पर विचार करती है। दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग याचिका समिति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इसे विधेयक पर आगे की कार्यवाही कर सकती है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है या फिर राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको इस चैनल पर बहुत सारे अभी यूज़फुल चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि मैं कई सारी बुक्स की सीरीज़ आपके लिए लाने वाली हूँ। जल्द ही NCERT की 9 to 12 MCQs और इकोलॉजी के और अच्छे क्वेश्चंस, इसी तरह से साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी तरह के आपके MCQs वाली बुक्स होती हैं, जितनी भी सिलेक्टेड बुक्स हैं, वो सब आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आप कोई भी काम करिए, अपना काम करते हुए मेरी वीडियोस को ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। यानी कि रिवीजन पर्पस के लिए अगर आप कोई चैनल ढूंढ रहे हैं तो मेरा चैनल बेस्ट होगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द मेरी वीडियोस सब में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना सारा प्यार देने के लिए।